रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। हाय, इंटरव्यू के लिए तैयार? चिल मैन, हो जाऊंगा एक झटके में पार। देखा है मैंने टीवी पर एक बिस्किट का एड, ईट वन इन योर दिमाग वर्क्स लाइक मैड। कैट मैट या सेट, मेरे आंसर्स कर देंगे सबको फ्लैट। प्लीज गो इन। इनवर्स पिरामिड के बारे में अपना व्यू बताओ। पहले मैं एक बिस्कुट खाऊं। क्या है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी का राज? एक और बिस्कुट खाऊं तो आएगा याद। नेक्स्ट। क्यों, बिस्किट हो गया फेल? नेवर माइंड, ले ड्रिंक स्प्राइट। क्या इससे बन जाएगी बात? बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस हैं बेकार। स्प्राइट करे नो चमत्कार, बस प्यास बुझाए यार। Sprite is the registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. दोस्तों, दोस्ती की जबान वो जबान है जो दिल से ही समझी जा सकती है। जी हाँ, इसीलिए हर हफ्ते हम और आप दिल की बातें कहने और सुनने के लिए हाथ थाम कर एक दूसरे का निकल पड़ते हैं रोशनी के सफर में। सलीमा रजा का आदाब कबूल कीजिए। और हाँ, अरशद इकबाल का भी कीजिए। और भाई सीधी बात तो ये है कि आप कामयाबी की सीढ़ी पर दोनों हाथ जेब में डालकर नहीं चढ़ सकते, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने इस वक्त ये क्यों कहा? भाई इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए जो प्रोत्साहन, ज्ञान और जानकारी हमारे दोस्तों को मिले, वो उसे बेझिझक अपनी जिंदगी में शामिल करें। जी, जिसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही पहलुओं का प्रयास जरूरी होता है। वाह साहब वाह, बड़ी किलो किलो की बातें करने लगे हो तुम अरशद। आपका साथ जो रहता है मैडम। वो क्या कहावत है ना कि लकड़ी के साथ साथ लोहा भी तैर जाता है। अच्छा, बस फ्लैटरी विल गेट यू एवरीवेयर, मगर इतनी भी नहीं। अच्छा, जल्दी जल्दी बताओ कि क्या खबर है। खबर यह है कि थाईलैंड में एक ब्रेल कंप्यूटर नोटबुक डेवलप की गई है जिसमें ब्रेल में इंफॉर्मेशन कीन होती हैं। जी, द आउटपुट कैन बी इन ब्रेल और इन टेक्स्ट फॉर्मेट। सिर्फ 7 कीज होती हैं। शॉर्ट हैंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसे। इस कारण दूसरे कंप्यूटर नोटबुक से साइज खासा छोटा होता है। फिलहाल इसकी जो कीमत है, जो प्राइस है, वो है 3,15,000 रुपए, लेकिन मास प्रोडक्शन से ये घटकर 90,000 रुपए तक आ जाएगी, ऐसे चांसेस हैं। क्या काम की चीज है ये। जॉर्ज इब्राहिम ने इस वीक बातें की हैं विशाखा मोरे से, जो MBA हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया में मैनेजर हैं, और ये बातें कर रही हैं अपनी जिंदगी की। नमस्कार। आप उन कम महिलाओं में हैं जो MBA डिग्री हासिल किया है। हम पूछना चाहेंगे कि MBA डिग्री करने के बाद आपका व्यावसायिक जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ा है। 1996 में मैंने MBA विद फाइनेंस, MBA फाइनेंस के साथ स्पेशलाइजेशन में पास किया, और उसके बाद थोड़ी जद्दोजहद तो ज़रूर करनी पड़ी है, लेकिन प्रोफेशनल सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। पहले मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए शॉर्ट ड्यूरेशन के। एक तो था DCM श्रीराम फाइनेंस के साथ एज अ ट्रेनी, एंड उसके बाद में मैंने ANZ ग्रीनलेस बैंक की एक एजेंसी के साथ काम किया लगभग 6 महीने। फिर करीब 1 से 1.5 वर्ष के लिए मैं अपना फैमिली बिजनेस का एक सब यूनिट संभाल रही थी, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। एंड फाइनली 99 में मैं मुंबई आई विवाह उपरांत, और उसके बाद मैंने, जब तक कि मुझे अपने प्रोफेशनल फील्ड में जॉब नहीं मिली, तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स करके उसी फील्ड में जॉब ले ली, और साथ ही साथ मैंने बैंकिंग एवं अन्य एजेंसीज के एग्ज़ाम्स दिए। फाइनली मेरी नियुक्ति 2004 जनवरी में सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में हो गई, और आज मैं एज मैनेजर काम कर रही हूँ। हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने MBA डिग्री में एडमिशन किस प्रकार प्राप्त किया, और आप अपने MBA कोर्स किस प्रकार से पूरा किया। जब मैंने MBA करने का डिसीजन लिया तो एडमिशन के लिए तो काफ़ी दिक्कतें आई।
पहले तो जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करते थे कि मैं एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, तो फर्स्ट रिएक्शन ये होता था, ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं। और हम लोगों का आंसर होता था कि पहले हुआ नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी भी नहीं होगा। तो हमें मिल बैठ के कुछ उपाय सोचना चाहिए। फिर राइटर के मामले में बहुत तकलीफ़ें आई। वो लोग बोलते हम अपना राइटर देंगे, और वो किसी को भी बैठा देते थे। फिर फाइनली जब मैं फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, जहाँ से मैंने किया है, महरौली में जो स्थित है, उधर जब गई तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड लगा। और वहाँ पे मैंने एंट्रेंस एवं जीडी इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। और कोर्स के दौरान मुझे ज़्यादातर मदद तो मिली फैमिली एवं फ्रेंड्स से, जो कि रेगुलर मेरे लिए रीडिंग करते थे। और मैं नॉर्मली आई रिलाई ऑन ब्रेल नोट्स, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं ब्रेल में नोट्स कन्वर्ट कर लूँ अपने लिए, और मैं खुद ही करती थी ज़्यादातर। आज की तारीख में जिस कंपनी में आप काम करते हैं, आपको काम के दौरान काफी कुछ पढ़ना पड़ता है और काफी लोगों के साथ डीलिंग्स करने पड़ते हैं। ये आंखों के प्रॉब्लम के साथ साथ ये आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? पेपर्स की जहाँ तक बात है, वो तो मोस्टली स्कैन हो जाते हैं। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर है जो कि स्कैन करके मुझे बता देता है। और जो स्कैन नहीं हो सकता, जो हैंड रिटन है या कुछ फाइल्स पे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसके लिए तो मुझे मदद लेनी पड़ती है। और उसके लिए मेरे ऑफिस में सभी लोग मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और बाकी जो ईमेल से नोट्स आ जाते हैं, जहाँ पे भी सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है, उस सब में मैं जॉज नामक सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करती हूँ। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी एवं अन्य सहकर्मियों के सहयोग से कामकाज में डेली कामकाज कर पा रही हूँ। विशाखा जी, आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि आपके शौक क्या क्या है? जीवन के डिफरेंट पड़ाव पे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी बदलते रहते हैं। तो पहले तो जबकि मैं सितार सीखती थी तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद में जनरली बहुत बड़ा सोशल सर्कल था दिल्ली में, तो उसमें ही फ़ोन पे बात करना, मिलना जुलना, कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते रहना। अभी मुंबई आने के बाद में फ्रेंड सर्कल थोड़ा कम हुआ, तो कंप्यूटर्स पे ज़्यादा टाइम लगाने लगी हूँ। कंप्यूटर्स का मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में आपके इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए, यही मेरा मेन उद्देश्य रहता है। एंड इसके अलावा सर्कल भी, सोशल सर्कल, टू स्पीक टू अदर पीपल, टू मेक न्यू फ्रेंड्स, एंड किसी भी की किसी तरह मदद कर सके, इसी तरह के और भी कुछ भी काम कर सकते हैं। किसी फ्रेंड को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं मिलके। ऐसे कोई भी काम हो, जो कि मैं जनरली 5 डेज आप बाहर रहते हो तो सैटरडे संडे में जो भी कर सकते हैं वो करने में इंटरेस्टेड रहती हूँ। विशाखा जी, शादी के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है? शादी के बाद मेन चेंज तो यही आया कि मैं पहले दिल्ली में थी, फिर बॉम्बे आ गई। मगर ये चेंज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बॉम्बे में आके मैं इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई, वो मुझे नहीं लगता कि मैं दिल्ली में हो पाती या नहीं। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट बॉम्बे शहर में बहुत ही अच्छा लगा है आके। और जहाँ तक कि बाकी चेंजेस की बात है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो चेंज होती ही हैं। और हम दोनों, हस्बैंड नागराज मोरे और मैं, हम दोनों ही रहते हैं यहाँ पे चेंबूर में। तो ऐसा होता है कि हम दोनों ही रह रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के ही काम चलता है, दोनों मिलके काम करते हैं। और रेगुलर जो डोमेस्टिक हेल्प होती है पार्ट टाइम, वो है मेरे पास में, बट वो तो खैर फाइनल सुपरविजन और ऑर्गेनाइजेशन तो आपको ही करना पड़ता है। तो मैं मोस्टली ये देखती रहती हूँ कि किस तरीके से आई कैन मैनेज थिंग्स मैक्सिमम ऑन माई ओन और विद हिज हेल्प, आई मीन माई हस्बैंड्स हेल्प। और फिर जैसे मैं ब्रेल नोटिंग्स का बहुत यूज़ करती हूँ, जैसे मतलब मैं मार्किंग्स, आई मीन जैसे OTG ओवन वगैरह पे मैंने ब्रेल मार्किंग की हुई है, वॉशिंग मशीन पे भी की हुई है, इस तरह से। और मेडिसिन के लिए भी ब्रेल के नोट्स बनाए हुए हैं, ताकि कि पाउच हमें बार बार किसी को दिखाना नहीं पड़े। तो उद्देश्य यही रहता है कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंस के साथ हम अपनी डे टू डे जिंदगी जिए। चलते चलते विशाखा जी, एक आखिरी सवाल, 10 साल बाद आप अपने आप को किस मुकाम पर देखेंगे?
10 साल बाद मैं एक तो ये चाहती हूँ कि प्रोफेशनली तो ग्रो करती ही रहूँ और साथ के साथ एकेडमिकली भी और कुछ क्वालिफिकेशंस गेन करूँ, ताकि मैं और तरीके से भी अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी बढ़ा सकूँ। थैंक यू वेरी मच विशाखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे सुनने वालों को बहुत दिलचस्प बात अपनी जिंदगी के बारे में बताए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं विनोद नागपाल, थिएटर, टीवी और फिल्म के अभिनेता, जो कि आज का प्रोफाइल सेगमेंट हमें सुना रहे हैं। जी हाँ, थिंग्स आर इम्पॉसिबल ओनली अंटिल दे आर डन। टिम कोर्डेस इसके उदाहरण हैं। यूएसए में मेडिकल डॉक्टर हैं ये और ब्लाइंड हैं। डॉक्टर टिम कोर्डेस, कोई काम सिर्फ तभी तक असंभव है जब तक वो कर न दिया जाए। डॉक्टर टिम कोर्डेस एक ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे दृष्टिहीन हैं। मार्शल आर्ट्स, बायोकेमिस्ट्री, वाटर स्कीइंग और संगीत सब कुछ उन्हें प्रिय है। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय से स्नातक टिम उन गिने चुने दृष्टिहीन लोगों में से हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं। इस दुनिया में जहां दृष्टिहीनों को अक्सर आप नहीं कर पाएंगे कहकर नकार दिया जाता है, डॉक्टर टिम ने इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया है। मेडिकल स्कूल और प्रोफेसरों ने शुरुआत में थोड़ी हिचक दिखाई, मगर डॉक्टर टिम के संकल्प और उत्साह ने हर असंभव को संभव बना दिया। आज वे बारीक से बारीक मांसपेशियों, धमनियों को जांचते हैं, एक्सरे पढ़ते हैं, ईकेजी चार्ट देखते हैं, मस्तिष्क की कहानी कहती स्लाइड परखते हैं। सचमुच आज डॉक्टर टिम 10-12 घंटे लैब में काम करने के अलावा डॉक्टरेट की तैयारी में हैं। वो ओलंपिक मशाल लेकर दौड़ चुके हैं, उन्हें कई इनाम मिल चुके हैं और जल्द ही वो एक साथी मेडिकल स्टूडेंट के साथ ब्याह रचाने की तैयारी भी कर रहे हैं। डॉक्टर टिम की कहानी दृष्टिहीनों को नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है जो जीवन में कुछ पाना चाहता है, कर दिखाना चाहता है। विनोद नागपाल हमें बता रहे थे टिम कोर्डेस के बारे में। अच्छा, दोस्तों से हमें ये कहना है कि प्रीति मूंगा से आपकी हाल फिलहाल में हमने मुलाकात करवाई थी। आप सबको तो याद होगा दोस्तों, पता नहीं सलीमा को याद है कि अरे नहीं? वाह, खामखाई दोष लगा रहे हो मुझे। मेरी मेमोरी ठीक ठाक है जनाब, हर हफ्ते तुम्हें याद रखती हूँ, तुम्हारा नाम याद रखती हूँ। लो कल्लो बात, अब थोड़ी देर में आप ये भी कहेंगे कि अपना नाम याद रखती हूँ। अच्छा, वक्त बर्बाद नहीं कीजिए। ये बताइए कि प्रीति मूंगा आज क्या बता रही हैं? प्रीति बता रही हैं कि एक ब्लाइंड शख्स किचन में कैसे रहे, कैसे हैंडल करे उसे। और इनके साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमित भट्ट। श्रोताओं, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रीति मूंगा। प्रीति जी, आपका सबसे पहले मैं कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और प्रीति जी, आज हमें किचन मैनेजमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हैं। प्रीति जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि चूल्हा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी किचन का, तो किस तरीके से आप चूल्हे को, गैस को मैनेज करती हैं अपने किचन में? पहले आप देखेंगे कि आपने कपड़े पहन रखे हैं तो क्या आपका दुपट्टा लहरा तो नहीं रहा, आपका सिंथेटिक का साड़ी या कोई भी चीज़ आपने इस तरह की पहनी हुई तो नहीं है जो इधर उधर ढलक जाएगी या आपके जरा से झुकने पे इधर गिरेगी गैस के ऊपर। तो पहला काम तो ये है। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रही हूँ क्योंकि बहुत दृष्टिहीन महिलाओं के साथ और लोगों के साथ ये ज़्यादा होने की संभावना है। आम लोगों के साथ भी ये होती है अगर वो ध्यान ना रखें। तो पहला काम, ध्यान रखेंगे आपने क्या पहना है, अच्छी से आप दुपट्टा है तो उसको बांधिए और उसके बाद फिर आप पूरा जो गैस कहाँ रखी है उसको हाथ से अच्छी से अंदाजे से देखिए और फिर माचिस या लाइटर से पहले गैस का नॉब ऑन करें, नीचे से ऑन करें, सिलेंडर के पास से गैस ऑन करें और आग जलाएं और उसके ऊपर अपना बर्तन रख के काम शुरू करें। तो लेकिन एक चीज़ कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो गैस है वो आपके पानी के सिंक से दूर है थोड़ी। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि महिलाएं जिनके बाल लंबे हैं कृपया उनको बांध के आप किचन में आएँ और हो सके तो क्लिप से या रबर बैंड से, जिस भी चीज़ से, क्योंकि गैस जलती है जिस टाइम
उस टाइम आपके बालों को भी नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है। और दूसरा, ये बाल जो हैं आपके खाने में गिर सकते हैं और आपको तो दिखाई देंगे नहीं, और आप जब सर्व करेंगे वहाँ पे लोगों के खाने में निकलेंगे और वो बहुत एक एम्बैरेसिंग और बहुत एक अनहाइजीनिक लुक देगा और आपका खाना बिल्कुल ही सराहा नहीं जाएगा और खाया नहीं जाएगा। अच्छा, मसाले और जो अन्य कच्चे पदार्थ हैं जैसे चावल, आटा, तो किस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाइड करके रखती हैं, इन्हें व्यवस्थित करके रखती हैं कि खाना पकाते समय आसानी से ही आपको मिल जाएं? सबसे ज़रूरी बात है कि हर चीज़ की किचन के अंदर उसकी एक जगह बनाएं। मसालों की, और पाउडर मसाले हैं और हर तरह के मसाले हैं, दालें हैं, आपके चावल हैं, चीनी है, चाय पत्ती है, इन सब की एक जगह होनी चाहिए प्लेटफॉर्म पे या शेल्फ में। दूसरा, क्योंकि आप हमेशा तो आप रसोई में रह नहीं सकते हैं, कोई ना कोई आपकी रसोई में ज़रूर आएगा, तो उसके लिए आप हर डब्बे के ऊपर कोई चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत चीज़ों के ऊपर बिंदियां लगाती हूँ, जो हम लोग आजकल आम मिलती हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती, माथे पे लगाने वाली बिंदियां, ये बहुत काम आती हैं। इनके पीछे स्टिकी सब्सटेंस होता है, आप उसको पत्ते से उठा के लगा सकते हैं। जैसे कि नमक के ऊपर, नमक वाली जगह के ऊपर या डब्बी के ऊपर आप एक बिंदी लगा सकती हैं, उसके मिर्च के ऊपर 2 लग जाती हैं। इस तरह से आप बिंदियां लगा सकती हैं। और भी एक आजकल बाजार में खिलौनों की दुकान पे आपको ABCD के छोटे छोटे प्लास्टिक के वो मिलते हैं। आप फेविकॉल से उनको भी चिपका सकते हैं दालों के ऊपर, डब्बों के ऊपर, तो ताकि ये पक्की तरह आपको आप हाथ लगाते ही जान जाएं कि ये क्या चीज़ इस डब्बी के अंदर है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक प्रॉब्लम और आती है कि जब लोग आते हैं तो आप उनको बिल्कुल निसंकोच समझा दीजिए कि देखिए, आप कृपया करके मेरा जो सामान है उसको वहीं रखें। इससे उनकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी कि हाँ, इतनी सी चीज़ उनको करनी है। और कोशिश करें कि जब वो किचन से बाहर निकल आएं और आप अगर वहीं हों तो एक बार उनके साथ जाके प्रेम से पूछ लें कि भाई, आपने हमारा सामान क्या ठीक जगह रख दिया है। आपके अनुभव में किचन में बिजली की चीज़ों से सावधान रहने के लिए किन विशेष बातों पर बल देने की आवश्यकता होती है? जिस वक्त आप प्लग लगाएंगे, क्योंकि उस टाइम आजकल क्या है कि हर प्लग में 2 तरीके के पॉइंट होते हैं, एक बड़े प्लग के लिए और एक छोटे वाले प्लग के लिए। तो आप स्विच, जैसे मैंने कहा कि बंद, पहले देखिए क्या स्विच बंद है, फिर आप प्लग को, जो अप्लायंस का प्लग आप लगा रहे हैं उसको देखिए कि उसमें किस तरह के पिन हैं, किस तरह के छोटे हैं, बड़े हैं, 3 हैं, 2 हैं। फिर उसी तरह से आप हाथ से छू के देखिए पैनल को, स्विच के साथ जो जहाँ पे प्लग का छेद है, आप देखेंगे कि बड़े आपको नज़र आएंगे छेद भी, छोटे भी। तो आप एक जैसे आगे आप एग्जाम्पल छोटा प्लग लगा रहे हैं जिसमें 2 पिन हैं, तो एक पिन को छोटे वाले छेद के मुंह पे रखिए, उसके आगे अंदाजे से हाथ से देखिए कि अगला पिन जो है इसी की सीध में है, उसी लाइन में है, तो उसको उस तरह से अंदर मत घुसाइए प्लीज़ उंगली, अब बाहर से ही आपको उसको फील करिए और उसके सामने रख के आराम से धक्का दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि तेज धक्का देना पड़ने की ज़रूरत है, वो अंदर नहीं जा रहा, तो ये प्रक्रिया दोबारा करें और आराम से, शांति से, पीसफुली करें, एकदम हड़बड़ाए नहीं। जब आप प्लग अंदर चला गया है उसके बाद ही आप प्लग से हाथ हटा के स्विच को ऑन करें। बिजली का अप्लायंस जब भी आप इस्तेमाल करें तो कृपया एक तो गीले पाँव आपके ना हों, हाथ पाँव सब अच्छे से पोंछ के सूखे हों, और पैरों में घर के अंदर कोशिश कीजिए कि हमेशा रबर की चप्पल पहन के रहें, क्योंकि ये भी आपका एक सेफ्टी मेजर है। और दूसरा, अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो छोटा आप लकड़ी का फट्टा भी रख सकते हैं कि आप जब प्लग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ी और रबर दोनों ही आपको किसी भी किस्म का शॉक से बचाता है। और एक यहाँ पे आजकल अर्थ ब्रेकर नाम की चीज़ मिलती है, जो वैसे तो जो मेट्रोज़ में और बड़े शहरों में घर बने हुए हैं वहाँ पे आजकल लगने लगा है, ऑटोमेटिकली लगाया जाता है। वो एक उपकरण होता है जिससे अगर कहीं पे लीकेज हो, आपकी बिजली में कहीं कुछ गड़बड़ी हो, तारों में गड़बड़ी हो, या आपको आपकी उंगली प्लग में चली जाए या बच्चे की उंगली प्लग में चली जाए, तो वो शॉक नहीं देता, ऑटोमेटिकली मेन स्विच बंद कर देता है।
तो इसका आप अपने इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाके पता करें कि ऐसा उपकरण आप ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन इसको फिट करवा सकते हैं। सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों में सफाई का ख्याल हमें कैसे रखना चाहिए? जैसे दाल आजकल दुकानों में मिलती हैं, साफ की हुई दालें, पर उनमें भी कंकर होते हैं। तो जैसे कि बैंगन है, उसमें आप भरते के लिए पूरा भून रहे हैं और खोल के, अब देखने वाले तो उसको खोल के पहले देख लेते हैं कि कीड़ा है कि नहीं है। तो ये सब समस्याएं जो हैं अब हमें फेस करनी है कि ये हम नहीं देख पाएंगे खुद। तो आपको बिल्कुल फिर से निसंकोच अपना पड़ोसी की या अपने दोस्त की या अपने परिवार की किसी सदस्य की मदद लेनी है। तो वो फटाफट आप उनको दिखा लें कि देखिए ये साफ है कि नहीं है, और आपके फ्रिज में या जहाँ भी उसको स्टोर कर लें। यही एक तरीका है। रसोई घर को सुंदर और सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ किन चीजों का होना आवश्यक है? सबकी रसोई में जो कुछ होता है वो तो हमारी रसोई में किचन में होना ही चाहिए, जैसे कि तवा, चकला, बेलना, परात, थाली, कटोरी, ये सब तो बेसिक सबके किचन में होता है। हमें एज विजुअली इम्पेयर्ड, एक तो हमारे पास डस्टर्स बहुत सारे होने चाहिए। आजकल ग्लव भी मिलते हैं बाज़ार में, क्योंकि गर्म चीज़ को अब हम अगर खाली डस्टर से उठाएं या कपड़े से उठाएं, तो कई बार क्या, कढ़ाई को आप उठा रहे हैं, नीचे से कपड़ा लटक रहा है, तो आराम से अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो वो गैस पकड़ लेता है। तो ये हाथ के ग्लव्स बने होते हैं जो अंदर रुई लगी होती है और आप उससे उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत आवश्यक मैं समझती हूँ आपके लिए चीज़ है। और दूसरा, आपको स्टोरेज के लिए डब्बे, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि आपको प्लान करके रखना पड़ता है। तो स्टोरेज के लिए आपको जो डब्बे हैं, कनस्तर हैं या प्लास्टिक के, जिस तरह के भी आप चाहें, वो काफ़ी होने चाहिए। और तीसरा कि आप 1 महीना एडवांस में अपनी प्लानिंग करके अपनी शॉपिंग करें, ताकि आपके पास हर समस्या का समाधान है कि भी इस बार ये नमक ख़त्म हो गया, तो अंदर आपको पता है अलमारी में है, तो आप एक स्टोर अलग से बनाएं जिसमें वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आप दृष्टिहीनता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये बताने का कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी को कामयाब तरीके से किस तरह जिया जाए, इसके टिप्स हमें देने का। और अब सलीमा, मैं सोचता हूँ कि आपको ले चलूं क्रिएटिव वर्ल्ड में। जी। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हमारे छोटे छोटे नन्हे दोस्तों ने कुछ कविताएं भेजी हैं और वाकई वो दिल को छू जाने वाली है। क्या बात। कई लोगों ने भेजी हैं और हम ये वादा करते हैं कि उन सबको शामिल करेंगे बारी बारी से। लेकिन आज जिनकी बारी है वो हैं दीपा उप्रेती। कक्षा 12 यानी क्लास 12 की स्टूडेंट हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज भेजने की कोशिश की है। वो ये है कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। पढ़ूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं सुन रही हूँ। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, पतन नहीं, उत्थान चाहिए, मानवता एक धर्म चाहिए, युद्ध नहीं, शांति चाहिए। युद्ध का एक ही अर्थ है जो है विनाशी कर्म, चाहे जीत हो या हार, युद्ध है निश्चित हार। किसी सैनिक की टूटी टांग, किसी निर्दोष की जान, चारों ओर घना हुआ, प्रतीत हुआ युद्ध हुआ, युद्ध नहीं, शांति चाहिए। क्या बात, वाह, बहुत अच्छे। सैनिक को दीपक तो कहिए, किंतु क्या होगा देश परिवार या समाज को उसका लाभ। हमारा धर्म है कि हम रक्षा करें अपनी मातृभूमि की, क्योंकि हम चाहते नहीं युद्ध, युद्ध और युद्ध। क्या मिलेगा युद्ध करके? धन दौलत ऐशो आराम, सब यहीं रह जाना है, क्योंकि हम भेजे गए वापसी टिकट के साथ। इस यथार्थ का सबको होना चाहिए ज्ञान, युद्ध नहीं, शांति चाहिए। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली की दीपा उप्रेती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बढ़िया विचार हमारे साथ शेयर करने का। और हम चाहते हैं कि हमारे और सुनने वाले बच्चे इससे प्रोत्साहन लें और हमें इस किस्म की या और भी जो चीज़ें आप हमसे कहना चाहते हैं ज़रूर ज़रूर भेजा करें इस रोशनी का कारवां में।
भाई अरशद, प्रोग्राम 14 के सवाल का हमें एक भी सही जवाब नहीं मिला, अफसोस। अरे भाई आप उदास मत होइए, आप सवाल बताइए, मैं जवाब देता हूँ। Question for program 14 was, what is the maximum number of dots used in one cell of braille? यानी ब्रेल के एक सेल में अधिकतम कितने डॉट्स होते हैं? 6 डॉट्स। क्यों, मान गए ना? अरे कमाल है, गाड़ दिए झंडे। अरे भाई, लेकिन आज का सवाल तो बता दीजिए कि आज का सवाल क्या है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुन लीजिए आप लोग। What connects the eye to the brain? यानी कि दिमाग से आंख को क्या चीज जोड़ती है? इसका जवाब आप हमें हमारे इस पते पे जल्द लिख भेजिए। ये है हमारा एड्रेस, आईवे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है आईवे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। समय समाप्त होने को आया। दोस्तों, याद दिला दें कि भविष्य में है आशा और वर्तमान में है शक्ति। रोशनी का कारवां में हम फिर आपके साथ होंगे, सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे, सलीमा रजा को, और मुझे अरशद इकबाल को। खुदा हाफिज। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। हाईवे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां।